बिहार की राजनीति की बात करें तो एक नाम ऐसा है जो पिछले लगभग 2 दशकों से सत्ता का दूसरा नाम बन गया है, नीतीश कुमार। वो एक ऐसी राजनीतिक पहेली हैं जो हर चुनाव के साथ, हर गठबंधन के साथ और भी उलझती जाती हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि आखिर कोई नेता लगातार पाला बदलकर भी लगभग 20 सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बना रह सकता है। चलिए इस बात से शुरू करते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ पूरे 9 बार ली है। जी हाँ, 9 बार। ये आंकड़ा अपने आप में उनकी पूरी राजनीतिक कहानी बयां कर देता है। तो उनकी कहानी शुरू होती है सुशासन बाबू के दौर से। ये वो छवि थी जिसे उन्होंने अपने शुरुआती कार्यकाल में बहुत ही मेहनत और रणनीति के साथ गढ़ा था। सुशासन बाबू यानी मिस्टर गुड गवर्नेंस, ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला। ये 2005 के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन पर उनके जबरदस्त फोकस का नतीजा था। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, इसके पीछे ठोस काम था। देखिए, पुलिसिंग को सख्त बनाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने और नतीजा सिर्फ 7 साल में 70,000 से ज्यादा अपराधी जेल के अंदर थे। सड़कें, पुल, स्कूल सब दोबारा बनने लगे। यहाँ तक कि नौकरशाहों से अपील की गई कि वो बिहार वापस आएं और रिटायर्ड सैनिकों की एक स्पेशल पुलिस फोर्स भी बना दी गई। लेकिन उनकी रणनीति सिर्फ विकास तक ही सीमित नहीं थी। असली खेल तो सोशल इंजीनियरिंग का था। एक नया सामाजिक समीकरण बनाया गया। इसमें उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई जो पारंपरिक वोट बैंकों के अंदर भी सबसे ज्यादा हाशिए पर थे। उन्होंने खास तौर पर 2 ग्रुप्स पर फोकस किया। एक महादलित, जो अनुसूचित जातियों में भी सबसे ज्यादा वंचित थे, और दूसरे पसमानदा मुसलमान, जो मुस्लिम समुदाय के सबसे पिछड़े तबके से आते थे। इन दोनों के लिए टारगेटेड योजनाएं लाई गई और इसी के साथ उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी लालू प्रसाद यादव के कोर वोट बैंक में सीधी सेंध लगा दी। लेकिन जैसे जैसे बिहार में नीतीश का कद बढ़ रहा था, राष्ट्रीय राजनीति में एक और नेता का उदय हो रहा था। और यहीं से शुरू हुई नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की वो दरार जो महत्वाकांक्षाओं के टकराव से पैदा हुई थी। ये रिश्ता एक दिन में नहीं टूटा, इसकी कुछ कड़ियां हैं। 2008 में नीतीश ने गुजरात सरकार का 5 करोड़ का बाढ़ राहत चेक लौटा दिया। फिर 2009 की लुधियाना रैली की वो तस्वीर जहां मोदी ने उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठाया था। जब 2010 में उसी तस्वीर वाले विज्ञापन पटना में छपे तो उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर ही कैंसिल कर दिया। और आखिरकार 2013 में उन्होंने बीजेपी के साथ अपना 17 साल पुराना गठबंधन आधिकारिक तौर पर तोड़ दिया। और जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने साफ कहा, हम एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। इशारा बिल्कुल साफ था। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश के लिए अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। और इसी लड़ाई में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा गठबंधन किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अकेले चुनाव लड़ने का ये दांव कह सकते हैं कि बहुत भारी पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बिहार की 40 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें मिली। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह अपने एक वफादार जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। लेकिन जल्द ही मांझी ने आज़ादी से काम करना शुरू कर दिया और उन्हें बीजेपी का भी समर्थन मिलने लगा। नतीजा, नीतीश को उन्हें हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपनी ही बनाई सरकार को गिराना पड़ा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी कुर्सी वापस पाने में उनकी मदद की उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन लालू प्रसाद यादव ने। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए इन 2 धुर विरोधियों ने हाथ मिलाया और बना महागठबंधन। लेकिन ये बेमेल गठबंधन भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। और यहीं से नीतीश कुमार के करियर का वो दौर शुरू होता है जिसने उन्हें एक नई पहचान, एक नया नाम दे दिया, जिसे कहा जाता है पलटी का युग। पलटू चाचा यानी अंकल फ्लिप फ्लॉप, ये एक मजाकिया नाम था जो उनके विरोधियों ने उनके बार बार गठबंधन बदलने की आदत पर तंज कसते हुए दिया था। पहली बड़ी पलटी मारी 2017 में। उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देकर महागठबंधन तोड़ दिया और अगले ही दिन अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली। आप देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सारा खेल बदल दिया।
आरजेडी को 75, बीजेपी को 74 और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली। यानी नीतीश कुमार अब पहली बार गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में आ गए थे और यही बात उनकी अगली चाल की वजह बनी। खुद को गठबंधन में कमजोर और अलग थलग महसूस करते हुए नीतीश ने बीजेपी पर उनकी ही पार्टी को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा दिया और 2022 में एक और पलटी। उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और एक बार फिर आरजेडी के साथ महागठबंधन बना लिया। उनके इस लगातार पाला बदलने पर विपक्ष का एक नारा बहुत मशहूर हो गया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। और ये सिलसिला रुका नहीं। जनवरी 2024 में ये कहते हुए कि मेरा मन नहीं लग रहा था, नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा और एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापस चले गए। तो इन तमाम उतार चढ़ावों के बाद उनकी विरासत क्या है? खैर, 2024 के आम चुनावों ने इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ ला दिया। इसने उनकी भूमिका को राज्य से उठाकर सीधे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। हुआ ये कि 2024 के लोकसभा नतीजों में बीजेपी बहुमत से कुछ सीटें दूर रह गई और इसने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद जरूरी किंग मेकर बना दिया। और विडंबना देखिए, जिस वक्त वो अपने राज्यों में राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर दिख रहे थे, उसी वक्त वो राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ताकतवर बनकर उभरे। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। नीतीश कुमार राजनीतिक अस्तित्व की कला के माहिर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि लगातार पाला बदलने की लंबी अवधि में क्या कीमत चुकानी पड़ती है?